Okay, so hello everyone. Today we'll be doing a second class of IFS, which is our first chapter. We'll be doing a second class. Okay, so I hope आप लोग सभी ने फर्स्ट क्लास का रिवीजन कर लिया है. फर्स्ट चैप्टर्स नेम इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. हमने उनका इन डेप्थ स्टडी किया था. व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम, बेसिकली उनके इंटरमीडियरीज कौन रहते हैं. ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े थे कि क्या इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने, मतलब जो हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जिनको हम मिडलमैन कहते हैं, वो क्या प्ले करते हैं. डायरेक्ट फाइनेंस होता है, इनडायरेक्ट फाइनेंस होता है. ओके, सो वी हैव गॉन थ्रू ऑल दीज. आई होप आप लोगों ने रिविजन करके रखी होगी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 16. Yes. Okay. So question number 16. What is question number 16? Distinguish between organized and unorganized financial system. What is organized financial system and unorganized financial system? Basically हमें organized word से क्या मतलब समझ आ रहा है. Organized is basically what? कि सब कुछ यहाँ पे एकदम proper way में है. ठीक है, जब हम लोग कभी स्कूल के लिए रेडी होते हैं या फिर कॉलेज के लिए रेडी होते हैं, इफ वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड कि कौन सा चीज कैसे होगा, हाउ आर वी गोइंग, हमारे सब्जेक्ट्स क्या है, सब कुछ दैट इज ऑर्गेनाइज. वी आर इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. बट अगर हमें नहीं पता फर्स्ट डे है, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, वेयर टू गो, वी डोंट नो दैट. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली अनऑर्गेनाइज. नाउ व्हेन वी कम बैक टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इन दिस फाइनेंशियल मार्केट व्हाट हैपेंस इज there is one organized financial market, there is one unorganized financial market. तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली रजिस्टर्ड. ठीक है, हमारे जो रजिस्ट्री होते हैं, तो registered financial institutions are participated in this market. Example obviously banks. ठीक है, banks हमें सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये चीज registered होता है. ठीक है, banks वगैरह ऐसे वी कैन नॉट कॉल देम ना कि ऐसे अचानक से आज एक कंपनी खड़ा हो गया या फिर एक बैंक खड़ा हो गया. ठीक है, तो इन लोग को अपना रजिस्ट्री करवाना होता है, इन्हें अपना पर्पस बताना होता है, अपना सिक्योरिटी आरबीआई के पास छोड़ना होता है. तो बेसिकली दीज आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. कॉल मनी ऑर्गेनाइजेशंस, डिस्काउंट हाउसेज, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब हमारे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में आते हैं. इसमें कुछ भी धांधली या फिर कुछ गलत काम नहीं होता है बेसिकली. ठीक है, नाउ अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में क्या क्या आता है. पार्टिसिपेंट्स आर जनरली अनरजिस्टर्ड. एग्जाम्पल महाजन, मनी लेंडर्स, इंडिजिनस बैंकर्स एसेट्रा. ठीक है, तो महाजन कौन होते हैं, जैसे हमने कभी ना कभी पापा या मम्मा को बोलते हुए तो सुना ही होगा ना कि महाजन से पैसा ले आते हैं, या फिर ये क्या होता है ना, देखो बेसिकली बैंक्स को ना आईडी फाइल चाहिए होता है. ठीक है, लोन को पास करने के पहले. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मे बी लिमिट रीच कर गया हो, या फिर हमें हमारा बुक्स खराब है जिसकी वजह से, जिसके बेसिस पे हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग महाजन से ले सकते हैं. बहुत लोग होते हैं, मनी लेंडर्स लोग होते हैं, जैसे खान लोग होते हैं, और भी बहुत लोग होते हैं. ठीक है, जो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने पैसों को थोड़े ज्यादा इंटरेस्ट में देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट मेन फंक्शन. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. The main function of this market are accepting deposits and issue credit. Obviously, we know this basic function. सबको पता है कि क्या करते हैं ये लोग, accept करते हैं deposits. आप लोग को जो भी पैसा आप लोग के पास है वो आप deposit करके जाओ. And if you want loan, we can lend you loan. We can give you credit as well. ठीक है, but unorganized में क्या है, the main function of this market is to give credit at a high interest rate. ठीक है, mark this point, at high interest rate. क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल रजिस्टर्ड, दे आर ऑल क्लीन पीपल, जिन्होंने एक फिक्स अमाउंट बोल दिया है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है कि आपको इतने में ही लोन्स मिलेंगे. बट दिस अनऑर्गेनाइज्ड थिंग, दिस इज काइंड ऑफ इलीगल. वी कैन नॉट से इलीगल नहीं है या फिर है, बट इसमें क्या होता है ना, इंटरेस्ट रेट्स आर टू हाई. इसमें लिखा पढ़ी भी नहीं होता है. इसमें आपको मतलब इफ यू आर अनेबल टू रीपे द मनी, और इफ द पर्सन इज वांटिंग और चार्जिंग अ हायर इंटरेस्ट, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट की भैया देखिए इसने ऐसे किया. यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन. वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, इसमें लार्ज होता है. क्यों? क्योंकि पीपल ट्रस्ट ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट. इसको तो ट्रस्ट करने पे हम लोग मजबूर है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी होता है सब गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंडर होता है. गवर्नमेंट सब कुछ देख रही है, यहाँ पे सब कुछ रजिस्टर्ड होता है. सो यस वी कैन क्लेम
अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, बट द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज स्मॉल। जो अनऑर्गेनाइज्ड है, सब लोग अनऑर्गेनाइज्ड के पास नहीं जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क, इट इज अ फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट एंड इट इज एन इनफॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट। तो फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट क्यों बोल रहे हैं हम लोग? फॉर्मल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ रजिस्टर्ड है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होता है। और यहाँ पे क्या है, ये इनफॉर्मल है, मतलब कि यहाँ पे आप कहीं पे भी नहीं बोल सकते हो कि आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हो, इतना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चल रहा है। आपको जरूरत है, आप जाओगे अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? फेयर डीलिंग। फेयर डीलिंग तो हो गई ना, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है तो वो तो फेयर डीलिंग करेंगे ही, बट अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में फेयर डीलिंग नहीं होती है, ठीक है। वहां पे मैल प्रैक्टिसेस मतलब धांधली या फिर गलत काम भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि गलत काम इन सेंस अपने क्या बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट अगर 1.5% या 3% लिया जाता है, वहां पे 5%, कभी कभी 10%, 15% कुछ भी चार्ज हो सकता है वहां पे, ठीक है। इट इज ऑल फिल्ड विद करप्शन। आपके पास पैसा है, आपके पास जितना पैसा है, पैसा बोलता है, ठीक है, बेसिकली। तो अगर आपको पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तो आप उधर पे जाओ और वहां से पैसा ले लो ज्यादा इंटरेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट, ओनली द रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस कैन ट्रांजैक्ट बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड हैं वही ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और कोई भी मतलब आके आप खोल दिए एक चीज तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज अनरजिस्टर्ड मेंबर में ऑल्सो ट्रांजैक्ट बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो हम मतलब आपके पास भी अगर आज पैसा है तो आप डिपॉजिट ले भी सकते हो और उसको क्या बोलते हैं, लोन भी दे सकते हो हायर इंटरेस्ट पे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है। नाउ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शंस आर बोथ पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल ओरिएंटेड, और अनऑर्गेनाइज्ड में जनरली इंडिविजुअलिस्टिक ट्रांजैक्शंस आर टेकन प्लेस, ठीक है। इंडिविजुअलिस्टिक क्यों बोला गया है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंपनी के लिए किसी चीज के लिए लोन नहीं लेते हैं। वो महाजन या फिर वो जो भी मनी लेंडर है वो मेरे को पहचानता है, ही और शी इज गिविंग लोन टू मी एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्सनल लोन भी आप ले सकते हो बैंक्स वगैरह से, और इंस्टीट्यूशनल लोन्स भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या है, लोन्स आर सैंक्शनड अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लोन चाहिए, बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पे अ सिक्योरिटी अमाउंट, या फिर यू नीड टू अश्योर देम कि हाँ, इफ आई एम अनेबल टू पे दिस सच अमाउंट ऑफ मनी तो आप मेरे से ये ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली लोन्स आर गिवन मेनली अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे एकदम पर्सनल सिक्योरिटी है। जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है ना कि मेरे पास अगर इतना का शेयर्स है, मैं शेयर्स दे दूंगी आपको, अगर आप मतलब मैं नहीं रीपे कर पाई, बट जो अनऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे अपना पर्सनल सिक्योरिटी देना पड़ता है। बेसिकली आपको अपना घर, दुकान जो भी है आप वहां पे उसको दे के आ सकते हो, ओके। सो दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। Next, we'll move to question number 17. Discuss how the financial market reaches equilibrium. Now, what is equilibrium? Equilibrium हर चीज में हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। Equilibrium means being equal, ठीक है। Other things अगर constant रहता है, बाकी चीजें अगर constant रहती हैं, और फिर भी अगर दो चीजें अगर स्टैग्नेंट रहते हैं या फिर कांस्टेंट रहते हैं, तो दैट रीचेस टू इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट में बेसिकली से फॉर एग्जांपल डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम फाइनेंशियल मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचता है, यहाँ पे हम लोग तीन चीज से बात करेंगे। क्या क्या चीज से बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वील टॉक अबाउट डिमांड, वील टॉक अबाउट सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। Okay, so market which helps transactions of different types of financial assets and perform different financial functions is called financial market. What is financial market? Financial market वही है, जैसे कि इसमें क्या होता है ना, different types of assets के साथ हम लोग डील करते हैं, ठीक है। और वो एसेट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, मतलब उनका अब ऑब्वियस बात है ना, हर एक एसेट का या फिर हर एक चीज का अलग अलग काम होगा, तो दैट ऑल थिंग आर डन इन द फाइनेंशियल मार्केट, ओके। नाउ further, a situation from where there is no tendency to change is called an equilibrium, ठीक है। तो अगर वहां पे कोई भी टेंडेंसी नहीं है कि वो चीज चेंज हो, whether it is an increase or decrease, तो हम लोग बोलेंगे वो चीज इक्विलिब्रियम है। Here you can see E1, right? So E1 is the point where it reaches to its equilibrium. देखिए
ये D कर्व इज डिमांड, S कर्व इज सप्लाई कर्व, ठीक है. O इज ओरिजिन, R1 2 3 दिया हुआ है, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो बेसिकली हम लोग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी से समझेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचता है. ओके, सो वील मूव फॉरवर्ड हियर. देखो इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल फोर्स जो कि हमारा फाइनेंशियल एसेट्स है, ठीक है, कीप्स द मार्केट फाइनेंशियल मार्केट फोर्स स्टैग्नेंट, दैट मीन्स देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज, ठीक है, और इट डज नॉट एग्जिस्ट बेसिकली, ठीक है. तो ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट क्या है हमारा, देख लो यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ interest and equilibrium amount of demand and supply of money both will increase as a result of increase in demand for the money, ठीक है, keeping supply of the money remains constant. So see this curve, the second curve which we can see here is the supply curve, these three are the demand curve and these three are the rate of interest of money supply, ठीक है. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ये है क्या बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी अगर इंक्रीज हो रहा है डिमांड ऑफ मनी के साथ, ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट हो जाएगा. क्या चीज में इंक्रीज होगा, हमारा डिमांड ऑफ मनी में इंक्रीज होगा. देखो बेसिकली हम लोग का ना सप्लाई एक ही जगह पे है बट हमारा डिमांड कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमाउंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी बोथ विल इंक्रीज, डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है एज अ रिजल्ट इन द डिमांड फॉर मनी, कीपिंग द सप्लाई ऑफ द मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इक्विलिब्रियम rate of interest and equilibrium amount of demand and supply of money both will decrease as a result of decrease in demand for the money, keeping supply of the money remain constant. ये vice versa वाला चीज है कि अगर डिमांड इंक्रीज होगा सप्लाई तो एक ही है लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ, वो इंक्रीज का टाइम का बात है, और अगर हम लोग का वो चीज शिफ्ट करेगा नीचे की तरफ लाइक टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स तो सप्लाई इज सेम, सप्लाई ऑफ मनी सेम ही रहेगा लेकिन हमारा डिमांड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्रीज एंड द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल इंक्रीज. ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम का ना ये चीज चेंज होता जा रहा है, डिमांड इज फिक्स्ड, हमारा हमको ये पता है कि हमारा जो अमाउंट ऑफ डिमांड है इक्विलिब्रियम वाला वो फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे देखो सप्लाई क्या हो रहा है, सप्लाई ऊपर और नीचे जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द मनी सप्लाई. ठीक है, तो अगर वो इंक्रीज होगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, डिक्रीज होगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली बीइंग इंटरनेशनल. ठीक है, आज हमारा बहुत बारी होता है, अगर बेसिक से छोटा सा रिटेल ट्रेड के हिसाब से सोचे तो व्हाट इज बीइंग ग्लोबल? बीइंग ग्लोबल इज समथिंग कि आज आप अपने जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज के बाहर भी जाके उसको ट्रांजैक्ट कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ लेके आ रहे हो. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मींस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको इंटरनेशनल बना देना. अ फाइनेंशियल मार्केट ऑफ अ कंट्री व्हेन क्रॉस द ज्योग्राफिकल boundaries of his country and expands its financial activities in the financial market of different countries of the world, then it is called an international financial market of or globalization of financial market. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो हम लोग का ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होते हैं, ठीक है, जो हमारा बॉर्डर होता है बेसिकली अपने अपने कंट्री का, तो उस चीज को अगर क्रॉस करते हैं और आप दूसरे हर एक कंट्री में अपना फाइनेंशियल मार्केट को एक्सपैंड कर रहे हो, उसको ग्रो करवा रहे हो, तो दैट इज बीइंग ग्लोबल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, thus financial market, international financial market or globalization of financial thus when financial market of a country can participate in the financial market of the country and foreign financial markets can also participate in this same financial market of the country. Basically this means what, कि आप other countries में भी अपना जो financial market है उसको expand कर सकते हो. Okay, clear till here?
Okay, so what is our next question? Our next question is financial assets are part of an investor's wealth but not a part of national wealth. ठीक है, national wealth और investors wealth में difference होता है. Now what is mean by this term? ध्यान से देखो कि financial assets are part of an investor's wealth but not a part of national wealth. ठीक है, तो national wealth is what basically claim of future due फ्रॉम एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स. ये क्या है कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या है हमारा, कि आज अगर मेरे को क्लेम करना है या फिर वैसा कुछ करना है फॉर फ्यूचर पर्पस, ठीक है, तो दैट इज माय फाइनेंशियल एसेट. फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर एंड डिबेंचर ऑफ अ कंट्री ऑफ अ कॉर्पोरेशन. ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स आर नॉट टैंजिबल assets, you cannot take them from one place to another. वो लोग real assets नहीं होते, they are non real assets because these assets have no physical properties. आप शेयर को पकड़ सकते हो क्या? ऐसे नहीं पकड़ सकते हम लोग. These financial assets cannot be held or something, so it is not tangible, it is intangible. We can just feel or we can know कि हाँ वो चीज वहां पे just same as goodwill. Okay, next is what legal claim of future income is created in favor of investors when an investor invest in any financial assets or financial instrument. ठीक है, तो लीगल क्लेम आप कब कर सकते हो फॉर फ्यूचर पर्पस? जब आप खुद ने इन्वेस्ट करके रखा है उस इन्वेस्टमेंट में, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में. ठीक है, फॉर दिस फाइनेंशियल एसेट्स इज द ओन्ड एक्वायर्ड एसेट ऑफ द इन्वेस्टर, asset of the investor because the investors has invested money to acquire this asset. ठीक है, तो बेसिकली ये जो फाइनेंशियल एसेट है वो मैं ही ओन करूंगी क्योंकि मैंने अपना पैसा लगाया और मैंने इन्वेस्ट किया है. एक्चुअली इन्वेस्टर्स वेल्थ कंसिस्ट ऑफ बोथ टैंजिबल एसेट एंड फाइनेंशियल एसेट. ठीक है, जो इन्वेस्टर का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है या फिर फंड होता है उसमें दोनों आता है. ठीक है, हमारा टैंजिबल एसेट्स भी आता है और फाइनेंशियल एसेट्स भी आता है जो इंटैंजिबल होता है. ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स ओन्ड बाय एन इन्वेस्टर इज अ पार्ट ऑफ हिज टोटल वेल्थ. ठीक है, ये हमारा टोटल वेल्थ है. फाइनेंशियल एसेट्स आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स वेल्थ. नाउ जो फाइनेंशियल एसेट होता है ना वो इन्वेस्टर के वेल्थ का पार्ट होता है. इट इज नॉट कंप्लीटली इन्वेस्टर्स वेल्थ. सिर्फ जो नेशनल वेल्थ होता है ना, नेशनल वेल्थ वो होता है जो टैंजिबल और फाइनेंशियल एसेट्स को इंक्लूड नहीं करता है. ठीक है, खाली इन्वेस्टर वेल्थ ही इंक्लूड करता है दोनों को, वो सिर्फ एक को करता है. नाउ ऑन द अदर हैंड नेशनल वेल्थ क्या है? नेशनल वेल्थ इज द एग्रीगेट मनी वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. आप सभी लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ा है क्या? अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग रिलेट कर पाओगे इस चीज को. यहाँ पे क्या है कि हमारा जो नेशनल वेल्थ है, ठीक है, नेशनल वेल्थ बेसिकली इट मींस एग्रीगेट मतलब कि टोटल वैल्यू. ठीक है, ये टोटल वैल्यू और अमाउंट है नेशनल वेल्थ का जिसमें मतलब सब कुछ इंक्लूड होता है. ठीक है, इसमें जितना भी आपने गुड्स प्रोड्यूस किया है, जितना भी सर्विसेज प्रोड्यूस किया, जो भी उसका अमाउंट या फिर वैल्यू होता है वो. ठीक है, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ नेशनल वेल्थ money received by transferring goods or assets should not be included. ठीक है, अगर कुछ ट्रांसफरिंग हो रहा है ना फाइनेंशियल एसेट का तो ये नेशनल इनकम में या फिर नेशनल वेल्थ में इंक्लूड नहीं होता है बिकॉज इन केस ऑफ ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड. ठीक है, सिर्फ ओनरशिप में ही फाइनेंशियल एसेट जो है वो ट्रांसफर हो सकता है. हर चीज यू कैन नॉट कीप ऑन ट्रांसफरिंग. ठीक है, तो वो जो अल्टीमेट होता है हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट इज okay, no national wealth is created due to this transaction. कोई भी national wealth इस transaction से create नहीं होता है हमारा. ठीक है, but कार्निंग्स मतलब कि जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं हमारा डिविडेंड, इंटरेस्ट. ठीक है, ये सब क्या हो जाता है, ये सब फाइनेंशियल एसेट है जो हमारा फाइनेंशियल वेल्थ मतलब जो हमारा नेशनल वेल्थ है उस पे इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं विच विल गिव अस द वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू. ठीक है, बिकॉज ये जो क्रिएट होता है ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज से ही क्रिएट होता है. ठीक है, फॉर दिस इट इज सेड दैट फाइनेंशियल एसेट्स आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स वेल्थ बट नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल वेल्थ. ठीक है, तो सारा फाइनेंशियल एसेट जो होता है वो नेशनल वेल्थ पे हम उसे कैलकुलेट नहीं करते हैं. ठीक है, वहां पे क्या कैलकुलेट होता है, सारा गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ है. ओके
नेक्स्ट इज व्हाट रोल्स डू रेगुलेटर्स प्ले इन फाइनेंशियल मार्केट, क्या क्या रोल्स है जो फाइनेंशियल मार्केट में सब प्ले करते हैं, ठीक है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में क्या है, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स फ्रेम एंड इंट्रोड्यूस डिफरेंट पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम अंडर द चेंजिंग सिचुएशन। जो भी सिचुएशन चेंज हो रहा है या फिर कुछ भी अनफोर्सिन सिचुएशन आने वाले या फिर कुछ अच्छा सिचुएशन आने वाला है, उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कीप ऑन इम्प्लीमेंटिंग द दिस थिंग पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, हम लोग फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। जो रेगुलेटर्स होते हैं बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट के, वो रेगुलेट कंट्रोल करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी रीपेड अनलेस ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल फंक्शनिंग, ठीक है। तो जब तक हम लोग उसको रीपे तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे सामने में एक ट्रू और फेयर व्यू नहीं आ जाता। वी शुड ऑलवेज हैव अ क्लियर आइडिया, हैव अ ट्रांसपेरेंसी कि हमारा जो फाइनेंस मार्केट है उसका फंक्शनिंग क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फाइनेंस इज ऑल्सो नॉट प्रॉपरली यूज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट द कंट्रोल ऑफ द मार्केट। फॉर द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स एंगेज इन कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल फंक्शनिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है, फिर हमारा जो फाइनेंशियल फंक्शनिंग है, वो चीज में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये जो रेगुलेटर्स होते हैं, ये रेगुलेटर्स के बेसिस पे ही सब कुछ चलता है। प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स, ये जो रेगुलेटर्स है, रेगुलेटर्स क्यों होते हैं, रेगुलेटर्स आर द वंस जो रेगुलेट कर सके, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दे प्रिवेंट फाइनेंशियल स्कैम्स। बहुत बारी ऐसा होता है ना कि फाइनेंशियल स्कैम्स भी होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने इसलिए ये सब एस्टैब्लिश कर पाया ताकि एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल मार्केट बन जाए। स्पेशली इसमें क्या होता है ना कि हम लोग अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, फिर अनएथिकल ट्रांजैक्शंस जो होता है उस चीज को हटाते हैं सो दैट इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे वो चीटेड ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स कैसे बोला जा रहा है यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स कैन नॉट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट अनलेस द इन्वेस्टर हैव कॉन्फिडेंस ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब आपको अगर बोला जाएगा तो क्या आप शेयर मार्केट में विदाउट एनी नॉलेज लगा सकते हो क्या, नहीं ना। बट हम लोग को ये नॉलेज देने वाले कौन होते हैं, वहां पे कुछ रेगुलेटर्स बैठे हैं, कुछ लोग एडवाइजर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं एंड देन हम लोग को फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कैसे कि हमारा जो इकोनॉमिक फंक्शन है, ठीक है, ऑफ द कंट्री इज ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये एक हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में या फिर उसके ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मेंटेन करने का। देयर आर सर्टेन टारगेट्स व्हिच आर गिवन टू देम सो दैट दे कैन फुलफिल इट, ठीक है। तो ये सब जो भी कंपोनेंट्स है ये सब ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड सॉर्टेड सब कुछ रहता है बाय द रेगुलेटर्स। नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही, कैसे नहीं होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा जो लार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ कैपिटल है, वो ये कंपनी के फॉर्मेशन पे ही तुला हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स अथॉरिटीज of the country helps to increase the rate of capital formating by giving importance on the pragmatic side of the financial system through control which helps economic development of the country, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंट्री का बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा ही डिपेंड करता है रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन में, ओके। नेक्स्ट इज what do you mean by fund based financial services and advisory based financial service, ठीक है। तो fund based financial service क्या है और advisory based क्या है, वर्ड से समझते हैं पहले। fund based मतलब हो गया related to money, आपको यहाँ पे पैसा लगाना है, और advisory based मतलब हाँ we are going to pay a fee for that but basically it is a fee based और advisory based फाइनेंशियल सर्विस। मतलब यहाँ पे जो भी बंदे होते हैं दे गिव अस सजेशंस, दे गिव अस एडवाइस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी टेक डिसीजंस, ओके। सो लीजिंग सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, डेट
factoring services, housing finance, discounting of bills, venture capital fund. ये सब इंश्योरेंस सर्विस, ये सब क्या है? ये सब फंड बेस्ड है, बेसिकली एसेट बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज रेंडर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा रिस्क है वो बहुत ज्यादा ना रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो भी रिस्क होता है वो ये लोग उठाते हैं, हम लोग नहीं उठाते। वी जस्ट नीड टू पे और इन्वेस्ट इन द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट इज फी बेस्ड और एडवाइजरी। इसमें क्या है कि इसमें बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइसेस हमें मिलते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। हमारे प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली ही सब कुछ चलता है। जैसे कि यहाँ पे पकड़ लो कि आज अगर आपको फुल नॉलेज नहीं है ये चीज करने का, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यू कैन टेक एन एडवाइस फ्रॉम अ पर्सन हु इज वेरी मच एक्सपीरियंस एंड डीलिंग विद ऑल दीज। तो वो लोग क्या करेंगे, दे हेल्प अस इन the formation of capital. Excuse me. Okay, next is what? Next is the main function of fee based or advisory based financial services or institutions. इसमें क्या है कि शेयर इशू मैनेजमेंट। यहाँ पे शेयर इशू मैनेजमेंट क्यों बोला गया है, यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम इनके पास जाते हैं सो दैट वी कैन टेक एडवाइस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज देयर, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, कॉर्पोरेट काउंसलिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन एंड कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें ऑफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फुल फॉर्म्स ऑफ सेबी, NIDC एंड IFCI, ठीक है। सेबी इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्हीं के अंडर जितना भी हमारा जो BSE है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, ये सब कुछ इसके अंडर रजिस्टर्ड है। ये लोग मतलब वी कैन से दैट दे आर द रेगुलेटर्स who never let this happen कि कोई स्कैम हो जाए या फिर कुछ गंदा या फिर गलत काम हो इन्वेस्टर्स के साथ ताकि उनका भरोसा उठ जाए, ऐसा नहीं है। ये भरोसा बनाने के लिए ये सब करके रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या है कि ये है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अंडर भी सेम चीज है कि ये लोग एक रेगुलेटर्स हैं। ये लोग बेसिकली जो देखते हैं सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये लोग फाइनेंशियल एसेट्स में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। NIDC इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसमें क्या है कि ये एक नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज है जिसमें you can lend और you can deposit money. So हमने फुल फॉर्म पढ़ लिया। फुल फॉर्म क्या था, सेबी, IFCI और NIDC का। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का वर्ड से मतलब क्या होता है, प्राइमरी इज द फर्स्ट मार्केट, सेकेंडरी इज द सेकेंड मार्केट बेसिकली, ठीक है। तो if the financial assets are introduced for the first time, that will be introduced, okay. If the financial assets are introduced for the first time in the market is called the primary market. First time यहाँ पे financial assets को introduce करा जा रहा है, इसीलिए it is known as financial market or the primary market, मतलब first time market. और on the other hand, if the market deals in existing or old financial assets, the market is called a secondary market, मतलब second hand product basically. तो क्या है यहाँ पे, जो फाइनेंशियल एसेट्स है हमारा वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, और ये डील करता है न्यू, इट डील्स विद द ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज न्यू इशू मार्केट। ये प्राइमरी मार्केट को ही बोलते हैं, ठीक है। It is a stock or bond that is being sold to the investors for the first time. The market which deals with the new issue are called primary market or the new issue market, ठीक है। न्यू इशू, न्यू कोई चीज अगर हम लोग इशू कर रहे हैं कोई मार्केट में, तो दैट इज नोन एज द प्राइमरी मार्केट और द न्यू इशू मार्केट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टर्स को फर्स्ट टाइम हम लोग कुछ लाइक हमारा फाइनेंशियल एसेट्स को सेल करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, an act of offering the stock of a company and a public stock exchange in public stock exchange, okay, that will be in
फॉर द फर्स्ट टाइम इज IPO विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट टाइम अगर हम लोग कोई स्टॉक एक कंपनी का किसी को ऑफर करते हैं, किसी पब्लिक को ऑफर करते हैं, दैट इज इनिशियल फर्स्ट ऑफरिंग होता है। ठीक है, it is underwritten by one or more investment banks who arranges for the share to be listed on one or more stock exchange। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्टॉक कंपनी है, ठीक है, इसको हम लोग को लिस्ट करने के लिए एक कोई भी कर सकता है इन्वेस्टमेंट बैंक, या फिर दो भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, दे मेक श्योर कि उनका जो स्टॉक है वो रजिस्टर्ड हो। तो जो पहला ऑफरिंग ये लोग करते हैं दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, नाउ अब हम लोग और सारे फुल फॉर्म्स पढ़ते हैं। व्हाट इज IPO? IPO का हम लोग को पता चल गया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नाउ CCIL क्या है? द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज DFHI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। MMFs इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ठीक है, MMFs। ओके, सो बेसिकली दीज फोर आर द शॉर्ट फॉर्म्स एंड ये सारे जो हैं ये फुल फॉर्म है उस वर्ड के ना। स्टॉक एक्सचेंज, अपने इतने देर से स्टॉक फाइनेंशियल एसेट कर रहे हैं, बट व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? ठीक है, अ स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज, ये क्या है? ये एक फैसिलिटी है बेसिकली जहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं वो सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं सिक्योरिटीज को। हमारा जो सिक्योरिटीज होते हैं जैसे कि शेयर्स पकड़ लो, बॉन्ड्स पकड़ लो, ठीक है, तो ये सबको बेसिकली क्या करते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ये लोग बाय और सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ट्रांजैक्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे पेमेंट भी होता है, मतलब इनकम भी होता है डिविडेंड का। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ टू वे। आज अगर आप कमा रहे हो तो मैं दूंगी, अगर मैं कमाऊंगी तो आप दोगे, तो इट इज अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, सिक्योरिटीज ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूड स्टॉक इशूड बाय लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे लिस्टेड कंपनीज होते हैं, यूनिट ट्रस्ट होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, पूल्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, प्रोडक्ट्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, Now, stock exchange often functions as a continuous auction। यहाँ पे थ्रू आउट द टाइम बाइंग एंड सेलिंग होता रहता है। हम लोग शेयर मार्केट सुने हैं ना, तो वहां पे पूरे टाइम वहां पे प्राइसेस बढ़ते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, राइट। तो वहां पे कंटिन्यूस ऑक्शन होता है, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल। तो इसमें क्या होता है, जो बायर्स होता है और सेलर्स होता है वो लोग थ्रू आउट लाइक कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शंस करते हैं आउटक्राई के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे एक सेंट्रल लोकेशन रहता है जहां पे सब लोग वो ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल मनी? व्हाट इज कॉल मनी? कॉल मनी क्या है? कॉल मनी ऑल्सो नोन एज मनी एट कॉल। मनी एट कॉल का मतलब क्या हुआ? ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लोन है जो पेबल होता है इमीडिएटली, यू नीड टू पे दैट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें लेंडर का डिमांड जब भी होता है, ठीक है, तब। अब ये बाकी इसके लोन्स की तरह नहीं होता, आपका जब मेच्योरिटी होगा आप पे करना। अगर आप कोई शेयर इशू करवाते हो, लोन लेते हो, तो तभी आपको ऑन स्पॉट वो पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए कोई फिक्स शेड्यूल या फिर वैसा कुछ नहीं होता है, यू नीड टू पे देन एंड देयर। ठीक है, बुकिंग चार्ज लग जाता है। नाउ मेजर चेंजेस इन IFS which is Indian Financial System since the early 1990s। ओके, तो इसमें क्या है कि क्या क्या चेंजेस बेसिकली आया है 1990 से अभी तक में। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सिंस द मिडिल 80s in general and the launching of the new economic policy in 1991। ठीक है, 1991 में हमें पता है कि एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आया था। पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही परफॉर्म ट्रांजैक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ आया था, बहुत सारे चेंजेस के साथ आया था। ठीक है, need for economic reforms or new economic policy was felt mainly because of these following reasons। ये reasons के वजह से इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली बनाया था। इंक्रीजिंग इन फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल इज रिलेटेड टू टैक्स एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि इट वॉज 5.4 ऑफ ग्रॉस domestic product 1981-1982 and rose up to 8.4% of GDP in 1992
to 1991. सोचो इतने कम टाइम में, like near about 10 years maybe we can say, सोचो इतने में कितना ज्यादा ये बढ़ चुका था. नाउ डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने पढ़ा है कि क्या है कि जितना हम लोग पे करते हैं उससे ज्यादा हमारे पास इनकम आना चाहिए, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. लेकिन ये डिसइक्विलिब्रियम में था, ठीक है, दैट वाजंट इक्वल. डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑकर्ड व्हेन द टोटल इंपोर्ट्स एक्सीड्स द टोटल एक्सपोर्ट्स. ठीक है, हम लोग अगर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ही कर लेंगे तो हम लोग एक्सपोर्ट क्या करेंगे? अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे हमारे पास. तो 1980-81 में बहुत ज्यादा एडवर्स था विद ₹2214 crores and rose up to 17,367 crores in 1990. ठीक है, गल्फ क्राइसिस के अब पेट्रोल प्राइसेस, ठीक है, वो बहुत हाई हो गया था इस टाइम में. ठीक है, ईरान वॉर के ड्यूरिंग. ठीक है, इस टाइम में क्या था कि इंडिया को एकदम भी रेमिटेंस नहीं मिलता था वहां से गल्फ कंट्रीज के थ्रू, ऑब्वियसली क्योंकि बिकॉज ऑफ वॉर, विच लेड टू एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, यहाँ पे क्या था कि हमारे पैसे जा ही रहे थे, बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. डिमिनिशिंग फॉरेन रिजर्व्स. ठीक है, जो हमारा फॉरेन रिजर्व भी था वो भी सफिशिएंट नहीं था कि हम लोग जितने भी पैसे हैं वो पे कर सके, रीपे कर सके बेसिकली. तो जो भी रिजर्व्स था वो खत्म हो गया था और डिक्लाइन कर गया था अप टू ₹6,252 crores. ठीक है, वो था हमारे पास 8151. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन में क्या है कि जब प्राइसेस हाई हो जाते हैं प्रोडक्ट के, मनी के एक्चुअली, तो इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन ड्यू टू द राइज इन प्राइसेस. ठीक है, प्राइसेस राइज हो गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई ड्यू टू द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच अफेक्ट्स द डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड्स. ठीक है, या फिर डिमांड. ऑब्वियस अब आता है ना कि अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो जाएगा तो हमको भी तो नहीं पोसाएगा ना, मेरे को भी तो अपना प्राइस को हाई करना होगा सो दैट आई कैन डू द सप्लाई. अब प्राइसेस हाई हुए थे तो उसकी वजह से डिमांड में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था. ठीक है, नेक्स्ट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर. ये हम लोग हमेशा से जानते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज जो होते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं. ठीक है, तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट गेन नहीं था पब्लिक सेक्टर में, किसी में भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस था उन लोग का और बहुत ज्यादा लॉसेस उन लोग की वजह से हम लोग को भुगतना पड़ा था. ठीक है, तो ऑन द व्यू ऑफ अबव रीजंस ये बहुत ही इनएविटेबल है फॉर द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. अब हम लोग तो ऐसे ही एक चीज कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, तो हम लोग के लिए ना न्यू पॉलिसी लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था. ठीक है, तो द फंडामेंटल फिलोसफी ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इन इंडिया शिफ्टेड टू फ्री मार्केट इकोनॉमिक एंड द consequent liberalization and deregulation और globalization of the economy. ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग धीरे धीरे करके ग्लोबलाइज करना शुरू किए, डी लाइसेंस करना शुरू किए, ट्रेड लिबरलाइजेशन देना शुरू किए, करेंसी में रिफॉर्म्स लाए, चेंजेस लाए हम लोग. ठीक है, सब्सिडीज को रिड्यूस कर दिए हम लोग, बहुत सारा ऐसा चीज किए थे. बैंकिंग रिफॉर्म्स में प्राइवेटाइजेशन लाए, डिसइन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिए थे. तो ये सब चीज से क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा डी ब्यूरोक्रेटिज्म हो गया था. ठीक है, जैसे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है, जहां पे यू हैव टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन नॉट सजेस्ट और यू कैन नॉट एक्ट ऑन योर ओन. ये सब चीज के वजह से बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस हो रहा था, देन ऑल हैड टू सफर फॉर दिस, राइट. तो इसीलिए तब से प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया था. तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा ही कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, मतलब हमारे इंडिया में इसका प्रॉब्लम हम लोग को समझ आ रहा था. तो फिर जब जैसे जैसे ये सिनेरियो हम लोग देख रहे थे तब तक में क्या पता चला हम लोग को कि ऑब्वियस सा बात है कि हमारा जो पूरा इंडियन इकोनॉमी है वो सिंक करेगा ही करेगा, वो श्रिंक करता जा रहा था रिलेटिवली, अगर हम लोग ये गवर्नमेंट के स्फेयर से नहीं निकलते तो. ठीक है, नाउ यहाँ पे भी वही चीज है कि मिडिल 80s में क्या हुआ था, स्टेट कंट्रोल था लेकिन उसके वजह से जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थे वो प्रॉपर नहीं हो रहे थे, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था. तो इसीलिए लास्ट में क्या डिसाइड हुआ कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग सब लोग they will fight together, they will help and raise a voice against all these things. तो
उसके बाद अगर वो लोग साथ में मिलके काम करेंगे तो हमारा इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उससे क्या हो रहा था, जब प्राइवेटाइजेशन आया सबके अंदर भूख है कि हाँ मेरे को अपना कंपनी आगे ले जाना है, मेरे को अपना कंपनी आगे ले जाना है, तो उस चीज से क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आने लगा था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में तो बेसिकली किस फेज से गया था वो लोग, फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज हमारा दिस थिंग privatization of financial institutions, second is reorganization of financial institution and investors protection।